हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो आपके सिलेबस में 2-3 सालों से नहीं आ रहा है और इस साल भी नहीं आएगा, इसलिए आपको नहीं पढ़ना। अगर आप तो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है और ये जो आपका सेकंड चैप्टर है दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो रहेगी है जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2024-25 का, उस हिसाब से रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बर्लिन की दीवार। तो आपको पता है यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी, उसकी राजधानी है, ठीक है, बर्लिन। उसके बीचों बीच एक दीवार खींची गई थी जो बर्लिन को और विश्व को दो भागों में बांटती थी। ठीक है, एक साम्यवादी विश्व था, ठीक है, और एक था पूंजीवादी विश्व। ठीक है, साम्यवादी विश्व था, इसकी जो अगुवाई था वो सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, सोवियत संघ कर रहा था। और जो पूंजीवादी विश्व थे इसके जो अगुवाई था वो अमेरिका कर रहा था, या जिसे आप यूएसए कहते हैं वो कर रहे थे। जो पूर्वी ये खेमा है, इसे आप ये सब मान सकते हैं। जो बर्लिन की दीवार है वो विश्व को दो भागों में बांटती थी। एक पूर्वी खेमा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और एक पश्चिमी खेमा जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 के बीच में हुआ था। इसके बाद विश्व दो भागों में बट गया था। ठीक है, एक पूर्वी विश्व एक पश्चिमी विश्व। तो ज़्यादातर जो देश थे या तो वो पूर्वी विश्व में थे, या सोवियत संघ के साथ थे, या यूएसए के साथ थे। तो वही यहाँ पे बता रखा, जो बर्लिन की दीवार है वो शीत युद्ध का प्रतीक थी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, उसमें बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। ये जितने भी मैं आपको बताना आपको याद रख लेना है, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं उसमें ये सब पूछ लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी है वर्तमान में। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 में बनी थी। ठीक है, ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ठीक है, क्योंकि बर्लिन भी था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, उसी के बीचों बीच थी। तो पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या करती थी? अलग करती थी। ठीक है, ये दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, इस दीवार के इधर साइड वाले जितना भी देश है ये सब कौन से? ये साम्यवादी विश्व है, साम्यवादी दुनिया जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इस दीवार के इधर वाले जो देश है ये पूंजीवादी विश्व है। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये दीवार की लंबाई, इस दीवार है इसकी लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। ये जो दीवार थी बर्लिन की दीवार थी, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर। ठीक है, और ये दीवार थी जो 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक है, 1961 में बनी थी। ठीक है, और 1989 में 89 में इसे गिरा दिया गया था जनता के द्वारा। तो ये जो दीवार है ये 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर, ठीक है, डेट याद रख लेना, एमसीक्यू में पूछ लेता, 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? तो जनता के द्वारा, वहाँ की खुद की जनता के द्वारा। ठीक है, जर्मनी की जनता के द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर होगा बर्लिन की दीवार के बारे में क्या है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको फर्स्ट जो पेज है उसी में बर्लिन की दीवार के बारे में दिया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था या प्रणाली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोवियत संघ है, या जिसे आप यूएसएसआर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर कहते हैं। ठीक है, इसका जन्म किस तरीके से हुआ, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से थे और इसका सिस्टम किस प्रकार से था सोवियत संघ का, वो देखते हैं। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति, या जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते थे, हुई थी। आपने 9th क्लास में अगर हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो उसमें जो समाजवादी क्रांति है 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, पूरा चैप्टर ही आपका उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद हुआ जो रूस था उसमें 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसे समाजवादी क्रांति कहते हैं या बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, ये हुई थी 1917 में रूस में। ठीक है, ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। ये जो रूस थी उसके अंदर ये जो क्रांति हुई थी, ठीक है, समाजवादी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, ये किसके विरोध में थी? जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, आगे पूंजीवादी व्यवस्था भी बताऊंगा, समाजवादी व्यवस्था भी बताऊंगा। ठीक है, ये जो क्रांति थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये क्रांति समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी। ये जो समाजवादी क्रांति थी ये समाजवाद, ठीक है, समाजवाद के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, समाजवाद में क्या होता है? जितने भी संसाधन होते हैं उसके ऊपर केंद्र का नियंत्रण होता है। ठीक है, जितने भी संसाधन होंगे उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। जो
निजी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं होती, उस पर भी केंद्र जो सरकार होती है उसका नियंत्रण होता है। इन सब के बारे में आगे मैं आपको बताऊँ। समता मूलक समाज, ठीक है, जहाँ पे सभी को समान अवसर मिलते हों, ठीक है, समान अवसर मिलते हो जहाँ पे, ठीक है, उस पर आधारित है। इसके नायक, ये जो रूसी क्रांति हुई थी या समाजवादी क्रांति हुई थी, इसके जो नायक है वो व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, आपको याद रख लेना है इनका नाम, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये जो व्लादिमीर लेनिन थे ना, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये रूस के अंदर पार्टी थी या सोवियत संघ के अंदर पार्टी थी, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते हैं इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, इसके संस्थापक भी थे, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए 1917 में रूस में क्रांति हो गई, ठीक है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो 1917 में रूस में क्रांति हो गई, समाजवादी क्रांति हो गई, ये जो क्रांति हो गई, इसके बाद क्या हुआ, समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आपको याद रख लेना है, जिसे आप USSR कहते हैं, की स्थापना हुई 1917 में। रूसी क्रांति हुई, इसी के बाद सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई, ठीक है। इसके अंदर 15 देश थे, ठीक है। इसका भी विभाजन हो गया था 1991 में, जो सोवियत संघ था इसका भी विभाजन हो गया था, वो भी हम देखेंगे। अब देखें नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हो और इम्पोर्टेंट है चैप्टर का, ठीक है। आपको जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो उसमें पूछता है जो सोवियत प्रणाली थी उसकी क्या विशेषताएं थी, विस्तार से लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोवियत प्रणाली थी, उसकी कुछ विशेषताएं थी, वो देखिए क्या थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। मैंने आपको पहले ही बताया जो सोवियत प्रणाली थी या जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। जो सोवियत प्रणाली थी, ये सोवियत संघ था, वहाँ पे क्या था, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। प्लानिंग के साथ अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी कि आगे क्या होगा, 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना होती है, यहीं पे चलाया जाता था। फिर भारत में भी उसको लिया था, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, जो न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधा होती है, जो हर शख्स को जीने की ज़रूरत होती है, कपड़ा, पानी, मकान, खाना, ये सब वहाँ पे उपलब्धि सरकार सबको उपलब्ध करवाती थी, ये सब न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसी का दबदबा था पूरे सोवियत संघ में, ठीक है। बेरोजगारी का ना होना, ठीक है, जो सोवियत संघ था यहाँ, इसमें 15 गणराज्य थे, 15 देश थे, इनमें क्या था, बेरोजगारी ना हो थी, ठीक है, बेरोजगारी बहुत कम थी, ठीक है। बेरोजगारी ना होना भी इसकी एक विशेषता थी, ठीक है। उन्नत संचार प्रणाली, जो सोवियत प्रणाली थी, यहाँ पे क्या थी, उन्नत संचार प्रणाली थी। कम्युनिकेशन जो सिस्टम थी वो बहुत अच्छा था, ठीक है। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामी, जो मिल्कियत यानी संपत्ति होती है उसका प्रमुख रूप कौन होगा, राज्य का स्वामित्व होगा। जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर किसका हक होगा, उसके ऊपर जो अधिकार होगा वो राज्य का होगा, यानी सरकार का होगा, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य के, जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उसके ऊपर भी राज्य का नियंत्रण होगा। तो ये मैंने आपको बताया जो सोवियत प्रणाली है, ये उसकी कुछ विशेषताएं अगर आपके एग्जाम में है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हो, कभी कभी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके आते हैं, उसमें पूछ लेता है दूसरी दुनिया के देश कौन थे, ठीक है। वो देखिए दूसरी दुनिया से यहाँ पे क्या मतलब है, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। जो पूर्वी यूरोप के देश थे, यूरोप भी 2 भागों में बांटा था, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप है ये समाजवाद आदर्शों से प्रेरित था और जो पश्चिमी यूरोप है ये पूंजी व्यवस्था से प्रेरित था, ठीक है। जो पूर्वी यूरोप के देश थे यानी इधर वाले देश थे, वो क्या थे, वो समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाले गए थे, यानी ये सब समाजवादी प्रणाली को मानते थे, ठीक है। इनके यहाँ भी समाजवादी प्रणाली थी, ठीक है। इन्हें क्या कहा, इन्हें समाजवादी खेमा भी कहते हैं या दूसरी दुनिया भी इन्हें कहते हैं। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा समाजवादी खेमे किसे कहते हैं, ठीक है, या ऐसा पूछ लेगा समाजवादी खेमे के देश किन्हें कहते हैं या दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, तो आप यही सब लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। ये कौन थे, इन्होंने क्या करा, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका व
खुलेपन, ग्लासनोस्ट के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। ठीक है, जो 1980 का दशक यानी 1980 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है, इन्होंने कुछ सुधार किए थे सोवियत संघ में। ठीक है, क्या सुधार किए थे उन्होंने? कुछ राजनीतिक सुधार किए थे, ठीक है, पॉलिटिकल सुधार किए थे उन्होंने, तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया था। इन्होंने क्या करता? पुनर्रचना, जिससे ये रूसी लैंग्वेज है, ठीक है, रशियन लैंग्वेज है, पेरेस्ट्रोइका जिसे पुनर्रचना कहते हैं, तथा खुलेपन जिसे रूस में ग्लासनोस्ट कहते हैं, के नाम से आर्थिक भी सुधार किए थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधार व लोकतांत्रिकरण को अपनाया था। इन्होंने कुछ राजनीतिक सुधार किए और लोकतांत्रिकरण को भी अपनाया था। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया। जो पश्चिम के देश है, अमेरिका हो गए या जो पश्चिमी यूरोप के देश हो गए, उनके साथ संबंधों को सामान्य यानी बेहतर बनाने का प्रयास किया था। क्योंकि जिस समय की बात चल रही है उस समय जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ में जितने भी देश हैं और जो पश्चिमी देश हैं, जिसके ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इनके साथ दोनों के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन, उसे सामान्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन क्या हुआ था? मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने जो सुधार किए, लोकतांत्रिकरण को अपनाया, राजनीतिक सुधार किए या पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सही बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन्हीं के जो नेता थे, इन्हीं के पार्टी के नेता थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इन्होंने इसका विरोध किया था मिखाइल गोर्बाचेव का। ठीक है, अब देखिए सोवियत संघ की समाप्ति किस तरीके से हुई वो देखते हैं। 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। 1991 में क्या हुआ? बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, इनके नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, रूस, यूक्रेन व बेलारूस, ठीक है, आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछ लेता है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, इन्होंने क्या करा? सोवियत संघ है इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी कि अब हम सोवियत संघ के हिस्सा नहीं है, हम अलग हैं। ठीक है, इन्होंने बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और इसके बाद जब सोवियत संघ का समाप्ति हो गई तो उसके बाद 15 नए देशों का उदय हुए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोवियत संघ था वो कितना बड़ा था। सोवियत संघ की एंड हो गई, समाप्ति हो गई, तो उसके बाद 15 नए देश का उदय हुआ था। चलिए, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सोवियत संघ के विघटन के कारण एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछता है कि सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण थे, लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे वो देखिए। सोवियत संघ के विघटन के कारण किस तरीके से इतना बड़ा जो संघ था वो किस तरीके से उसका विघटन हो गया, उसका विभाजन हो गया, वो टूट गया, वो देखते हैं। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा न कर पाना। जो सोवियत संघ था वो अपने ही नागरिकों की क्या कर देता, और राजनीतिक उनके वहाँ के जो नागरिक थे उनके कुछ राजनीतिक जो आकांक्षाएं थे और आर्थिक आकांक्षाएं थे उन्हीं को पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सोवियत संघ। दूसरे पॉइंट में देखिए, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। जो सोवियत प्रणाली थी वहाँ पर जो नौकरशाही थी, जो कर्मचारी थे, इनका शिकंजा था, ये भी एक कारण था सोवियत संघ के विघटन का। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, ठीक है, ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी, अपनी मर्जी से काम करती थी। ठीक है, इसलिए इसका विघटन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर क्या था, अंकुश था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर। आपको देखेंगे कि जो सोवियत संघ के देश हैं, ठीक है, आप रूस देख सकते हैं या और भी जो सोवियत संघ के जो 15 नए देश बने हैं, ठीक है, नए बने, उनके अगर देखें तो वहाँ पे आपको देखें खनिज जो संसाधन है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तेल भी वहाँ पे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रयोग है वहाँ के लोगों की भलाई विकास करने के लिए वहाँ की सरकार ने नहीं करा। वहाँ के जो संसाधन था उसका प्रयोग वहाँ की सरकार ने परमाणु हथियार बनाने के लिए कर दिया। वो यहाँ की जो सरकार थी वो चाहती थी हम अमेरिका से किस तरीके से आगे निकले, या अमेरिका से आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जितने भी संसाधन था इनका जो प्रयोग था परमाणु हथियार बनाने के लिए कर दिया था। 5वें पॉइंट में देखिए, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना। जो प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो बुनियादी ढांचे थे उसके मुकाबले ये जो सोवियत संघ था,
ये पश्चिमी जो देश हैं उनके मुकाबले बहुत पीछे रह गए थे। शुरू में तो बहुत तेज़ी से उन सबसे आगे निकल गए थे, लेकिन बाद में समय बीतता गया तो ये पीछे होने लग गए थे पश्चिमी देशों से। रूस की प्रमुखता भी एक कारण है। जो सोवियत प्रणाली है, 15 देश थे उसमें, समझ सकते हैं आप, ठीक है। उसके अंदर 15 देश से सबसे ज़्यादा रूस की चलती थी उसमें, ठीक है। रूस की प्रमुखता थी, ये भी एक कारण थे उसके विघटन के। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। गोर्बाचेव, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने जो सुधार किए, इनका ही लोगों ने क्या करा था, विरोध करने लग गए थे, ये भी एक कारण था। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध हो गई थी, एकदम से रुक गई थी। जो उपभोक्ता वस्तु थी उनकी भी कमी होने लग गई थी, ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का इच्छा का उभार। उस समय क्या हुआ, अलग अलग 15 देश बने थे, वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रवादी जो भावना थी और संप्रभुता थी उसकी इच्छा का उभार होने लग गए थे वहाँ के लोगों में। वो अलग देश चाहते थे, ठीक है। वो वहाँ पे रूस की प्रमुखता नहीं चाहते थे, ठीक है। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी, जो सोवियत प्रणाली थी इसका सत्तावादी होना भी एक कारण था। और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, अपनी मर्जी से काम करती थी, इसलिए ये तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये सोवियत संघ की जो समाप्ति है उसके कारण थे, ठीक है। सोवियत संघ है उसके विघटन के कारण थे। ये मैंने आपको इतने पॉइंट बताए, 11 पॉइंट बताएं, ये सब थे सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब देखिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, उसके परिणाम क्या हुए। सोवियत संघ का विघटन हो गया, विभाजन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, उसके परिणाम क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। जो शीत युद्ध का संघर्ष था वो समाप्त हो गया, क्योंकि अमेरिका था, ठीक है, यूएसए जिसे आप कहते हैं, और जो सोवियत संघ थे इनके बीच में हथियारों की होड़ थी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। शीत युद्ध का संघर्ष था, ये समाप्त हो गया था। शीत युद्ध होता कि आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें बताया गया था शीत युद्ध क्या था। तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ, जो यूएसए था और जो सोवियत संघ था इनके बीच में ऐसा लग रहा था कभी भी युद्ध हो जाए, ठीक है, कभी भी युद्ध हो सकता था, लेकिन युद्ध हुआ नहीं था, इसे शीत युद्ध कहा गया था। आपको सिर्फ इतना ही समझना है। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि सोवियत संघ उस समय बहुत ताकतवर था, विश्व 2 भागों में बट गया था, लेकिन जो सोवियत संघ देश का विघटन हो गया तो उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, क्योंकि अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति बना, ठीक है, उसी का वर्चस्व पूरी दुनिया में आ गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति, क्योंकि अमेरिका था और जो सोवियत संघ थे, ये हथियारों की होड़ थी इनके बीच में, दोनों चाहते थे हम एक दूसरे से आगे निकल जाए, बहुत सारे हथियार खरीद रहे थे, ठीक है, बना रहे थे, इनके बीच में हथियारों की होड़ की समाप्ति भी हो गई और सोवियत खेमे का भी अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हो गया इसी के साथ। और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। जो रूस था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। जो विश्व राजनीति थी इसमें जो शक्ति संबंध था, क्योंकि विश्व 2 भागों में बांटा गया था, वो खत्म हो गया, ठीक है, परिवर्तित हो गया। जो ज़्यादातर जो शक्ति संबंध है वो अमेरिका की तरफ झुक गए, ठीक है। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह, क्योंकि जो सोवियत संघ थी इसने समाजवादी जो विचारधारा था इसे अपना रखा था, इसके ऊपर लोगों को प्रश्न चिन्ह लगा दिए लोगों ने। वो सोच रहे थे कि अगर हम समाजवादी विचारधारा अपनाएंगे तो हमारा भी सोवियत संघ जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है। पूंजीवादी जो व्यवस्था या जो उदारवादी व्यवस्था जिसे कहते हैं, पूंजीवादी को ही उदारवादी व्यवस्था कहते थे, इसका वर्चस्व पूरी दुनिया में आ गया। उन्होंने देख लिया जो पूंजीवादी व्यवस्था वही सबसे अच्छी व्यवस्था है, अगर हम उसे अपनाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। तो आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को 2 बार देखिए ताकि अच्छे से आपको ये जो चैप्टर है समझ में आए। ये जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट पार्ट में पूरा करवा दिया जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।